तो इस वीडियो में जानेंगे आप क्लास 6 के विज्ञान में, साइंस में, एनसीईआरटी में यह अध्याय 5 में दिया हुआ है और इस पाठ का नाम है शरीर में गति। और यही पाठ बिहार बुक में अध्याय 9 में दिया हुआ है और इसका नाम है जंतुओं में गति। तो इस पाठ से ही पता चलता है कि शरीर में गति, हमारे शरीर में जो गति होते हैं, जैसे हम हाथ हिलाते हैं, पैर चलाते हैं, इसके बारे में जानना है कि यह कैसे होता है। शरीर जो होता है, मनुष्य के शरीर के अलावे और भी जंतु होते हैं। तो जंतुओं में हमारे जानवर भी आ जाएंगे, पक्षी भी आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ आते हैं। कुछ जंतुओं के शरीर में भी गति कैसे होता है उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुत से जंतु जो होते हैं, जैसे चिड़िया होती है, वे उड़ने के लिए पंखों का इस्तेमाल करती है। मनुष्य जो होते हैं पैरों का इस्तेमाल करते हैं। जानवर जो होते हैं 4 पैरों का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग तरह से अंग का इस्तेमाल करते हैं। सांप जो होता है सरक कर चलता है और पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है। इसके अलावे हमारे शरीर के अंदर भी अंगों में गति होता है, जैसे हम हाथ को हिलाते हैं, पैर को हिलाते हैं, मुंह को हिलाते हैं। तो इन सब गतियों के बारे में भी जानना है। तो सबसे पहले इसमें मुख्य जो है अस्थि के बारे में जान लेते हैं कि अस्थि क्या है। तो अस्थि जो होता है, अस्थि को कहा जाता है हड्डी भी कहा जाता है और इंग्लिश में बोन कहा जाता है। तो बोन के बारे में तो पहले से भी आप परिचित होंगे, हड्डी के बारे में, कि जो शरीर के अंदर जो वाइट होता है यही हड्डी है। और ये हड्डी जो होता है शरीर के अंदर पाया जाता है, यह है मानव कंकाल। ये हमारे जो शरीर में हड्डी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमें शरीर के आकार देने में। अगर ये हड्डी नहीं होता तो कोई भी हमें मोड़कर बैग में लेकर कहीं भी चला जाता है। और ये हड्डी होने के कारण हम मुड़ नहीं सकते हैं कहीं से भी। ऐसा नहीं कि हमारा शरीर मुड़ता नहीं है, जैसे इसके लिए बनाया गया कि हाथ जो है यहीं से मुड़ेगा, यहाँ से नहीं मोड़ सकते हैं। तो यह जो है शरीर का आकृति प्रदान करता है हड्डी, अस्थि। तो हम ये जान चुके हैं कि शरीर का अंग जो होता है कहीं से भी नहीं मुड़ सकता है, लेकिन मुड़ता है, जैसे हाथ है ये। तो आखिर इनके मुड़ने के पीछे क्या कारण है? तो इनके मुड़ने के पीछे जो कारण है वो है संधि, हड्डियों का संधि अथवा जोड़। तो हमारे शरीर में हड्डियों का जोड़ है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो शरीर के अंग जहाँ पर मुड़ते हैं उस हिस्से को संधि या जोड़ कहते हैं। जहाँ पर भी हम पैर को मोड़ते हैं, सर को मोड़ते हैं, हिलाते हैं, हाथ को भी मोड़ लेते हैं, उंगलियों को भी मोड़ते हैं, तो ये यहाँ पर हड्डियों का संधि है। संधि का मतलब होता है जोड़। तो जोड़ कई प्रकार के होते हैं, सबको अलग अलग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं कंकाल या कंकाल तंत्र के बारे में। तो कंकाल या कंकाल तंत्र क्या है? तो मानव शरीर में अस्थियों का बना ढांचा को कंकाल या कंकाल तंत्र कहा जाता है। तो यह जो है मानव का कंकाल तंत्र है। सभी जीवों का भी कंकाल तंत्र होता है, जैसे पक्षियों का भी होता है, जानवरों का भी कंकाल तंत्र होता है। लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया है ये मानव का कंकाल तंत्र है। हड्डियों का एक ढांचा बन जाता है और इसी पर मांस जो होता है ऊपर से चढ़ा होता है। मांस के ऊपर चमड़ी लगा होता है, तब जाके एक मनुष्य का निर्माण होता है। उसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको आगे अध्ययन करेंगे हम। संधि का प्रकार, अब जानिए कौन कौन सी संधि होती है हमारे शरीर में। तो सबसे पहले नंबर पर है कंदुक खल्लिका संधि, बेल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो कंदुक खल्लिका संधि क्या होता है? तो यह ऐसा संधि है कि एक अस्थि मतलब एक हड्डी का गोल हिस्सा मतलब गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है। कंदुक खल्लिका संधि कहलाता है। यह जो संधि होता है हाथ की हड्डी एवं कंधे की हड्डी के बीच कंदुक खल्लिका संधि होती है। तो देखते हैं इसको। यह एक कटोरी हो गया, ये कटोरी, और एक कागज़ का बेलन बनाया गया है गोल इस तरीके से, और इसमें ऊपर वाले मुंह में गेंद लगा दिया गया है। और इसमें डालकर अगर इस तरीके से हम हिलाएंगे तो इस तरीके से ये घूमेगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा हाथ होता है पूरा, यहाँ पर इसका गोल होता है और ये
कटोरी रूपी यहाँ पर हड्डी होता है, कंधे की हड्डी, इसी में जुड़ा हुआ होता है और ऐसे चलता है। यहाँ पे दिखाया गया है ये कटोरी रूपी जो कंधे की हड्डी है और ये हाथ की हड्डी जो है गोल है और इसी में डालकर इस तरीके से हम हिला सकते हैं हाथ को। तो यहाँ पर ज्वाइंट है, यही है कंदुक खलिखा संधि। हाथ की हड्डी और कंधे की हड्डी यहाँ पे धंसा हुआ होता है, कंधे में कटोरी जैसा होता है और उसी में ये हाथ की हड्डी इसमें धंसा हुआ होता है। दूसरे नंबर पर है धुराद्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराद्र संधि कहते हैं। जैसे ये हमारा सिर हो गया, कपाल, और यहाँ गर्दन है, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है यहाँ पे यही धुराद्र संधि होता है। ये हो गया हमारा सिर हो गया और यह पूरा, और ये जो ज्वाइंट होता है ये गर्दन हो गया और यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है यही धुराद्र संधि कहलाता है। यहीं से हमारा सिर इस तरीके से घूम सकता है। तीसरे नंबर पर है कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट। जिस संधि में एक ही और अस्थि घूमता है उसे कब्जा संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधि केहूनी और घुटनों में पाया जाता है। जैसे केहूनी की संधि है तो ये जो है एक ही तरफ घूम सकते हैं, नीचे इसको नहीं ले जा सकते हैं हम, ऊपर ही केवल आ सकता है, इसीलिए इसे कब्जा संधि कहा जाता है। यह ठेहुने में भी होता है कि पीछे की तरफ ठेहुना को मोड़ सकते हैं लेकिन आगे की तरफ नहीं मोड़ सकते हैं। चौथे नंबर पर है अचल संधि, इमूवेबल ज्वाइंट। सिर की अस्थियों से कुछ अस्थियाँ जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पे सिर दिया हुआ है, ये सिर है और यहाँ पर जो ऊपरा जबड़ा है, ऊपर वाला जो जिसमें दांत लगा होता है इसे जबड़ा कहते हैं। ऊपर जबड़े वाले जो हड्डी होता है ये यहाँ पे जुड़ा होता है और ये हिलता नहीं है। हम अपने नीचे वाले जबड़े को हिला सकते हैं लेकिन ऊपर वाला जबड़ा ये यहाँ पे ज्वाइंट होता है लेकिन हिलता नहीं है। तो ऐसे संधि जो गति नहीं कर सकता है उसे अचल संधि कहा जाता है। अचल संधि यहाँ पर है, हड्डियों का जोड़ है, ये घूम नहीं सकता है। इमूवेबल, मूव मतलब घूम नहीं सकता है, इम नहीं घूमने वाला, इमूवेबल। अब ज्वाइंट तो हो गया। अब शरीर के अलग अलग हड्डियों के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो यह पे है मेरुदंड, बैकबोन। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, पीठ की हड्डी को ही बैकबोन कहा जाता है। तो पीठ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। यह छोटी छोटी हड्डियों से बना होता है जिसे कशेरुका कहा जाता है। ये छोटी छोटी जो हड्डियाँ होती है 33 हड्डियाँ होती है और इन्हीं से मिलकर पूरा ये मेरुदंड का निर्माण होता है। छोटी छोटी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है ये मेरुदंड। पसली पिंजर, रिब्स। तो वक्ष मतलब छाती की पसलियाँ यानी हड्डी, छाती की हड्डियों को पसलियाँ कहा जाता है। मुड़ी हुई होती है, ये मुड़ी हुई होती है, आगे से जाकर इधर पीछे जाकर ये हमारे रीढ़ की हड्डी जो होती है मेरुदंड उसमें जुड़ जाता है। ये आगे का ये छाती का हड्डी है वक्ष का और इसमें से पीछे जाकर मिल जाता है हड्डी और यह जो मेरुदंड से जुड़कर एक शंकु रूपी बक्से का निर्माण करती है जिसे पसली पिंजर कहा जाता है। ये एक शंकु रूपी जो है निर्माण कर रहा है। ये शंकु इस प्रकार से हम जानते हैं कि शंकु ऐसा होता है और थोड़ा सा ये शंकु रूप का निर्माण कर रहा है तो इसे पसली पिंजर कहा जाता है। छाती के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है, इधर भी 12 और इधर भी 12 पसलियाँ होती है। और ये आगे के छाती का जो हड्डी है पीछे जाकर मेरुदंड में मिल जाता है। कंधे की हड्डी, तो हम जान चुके हैं कि ये जो हाथ का हड्डी होता है कंधे की हड्डी में जाकर जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो हमारा ऊपर निकला होता है यहीं दोनों तरफ ये कंधे की हड्डी कहलाता है। ये जो है कंधे की हड्डी है, यहाँ पे है भी दिखाया गया है ये कंधे की हड्डी। कंधे की अस्थियों को यानी हड्डियों को अंश अस्थियाँ भी कहते हैं। कमर की अस्थि, तो कमर जो होता है पेट के नीचे होता है तो कमर की अस्थियों को श्रेणी अस्थियाँ कहते हैं। इसको श्रेणी अस्थियाँ भी कहा जाता है। यह बक्सा के समान एक ऐसा संरचना बनती है जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। अमाशय मतलब पेट के नीचे जो भी हमारे शरीर में अंग पाया जाता है उसकी यह नीचे जो है रक्षा करता है। इसके अंदर बहुत सारे हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट भाग होता है, इसी के अंदर पाया जाता है कमर की हड्डी में, और इसे श्रेणी अस्थि भी कहा जाता है। कॉर्पेल, हाथ की अंगुलियां अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। जैसे हाथ की अंगुलियां एक ये छोटा
हड्डी, ये छोटा हड्डी, छोटे छोटे ये अस्थि जो हैं इनसे मिलकर बना होता है। तो सभी ये जो छोटे छोटे अस्थि हैं इन्हें कॉर्पेल कहा जाता है। हाथ की छोटी छोटी हड्डियों को कॉर्पेल कहा जाता है, ये सब कॉर्पेल है। उपास्थि, कार्टिलेज। तो उपास्थि जो होता है अस्थि से लचीला होता है। हम तो जान चुके हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, लेकिन एक उपास्थि भी जो होता है हड्डी जैसा होता है लेकिन उससे थोड़ा सा लचीला होता है, जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। जैसे कान नाक में उपास्थि पाया जाता है, यहाँ पे छूट गया है, उपास्थि पाया जाता है। और शरीर के संधियों में भी उपास्थि पाया जाता है। तो जहाँ पे हड्डियों का संधि होता है वहाँ भी उपास्थि, कार्टिलेज पाए जाते हैं। कभी कभी आप चिकन खाए होंगे तो उसमें मुलायम अस्थियाँ मिलता है जिसे उपास्थि कहा जाता है, कार्टिलेज। तो यह कान जो हो गया, यहाँ पर इसमें मुलायम हड्डी होता है और नाक में भी होता है, इसके साथ साथ हड्डियों के ज्वाइंट में भी होता है। और कान का जो निचला हिस्सा है, ये निचला जो है इसे कर्णपाली कहा जाता है, यहाँ पर नहीं पाया जाता है उपास्थि। हालांकि यह बिहार की साइंस की किताब में यह इस पाठ में दे दिया है कि इसे भी उपास्थि कहा जाता है, लेकिन यह उपास्थि नहीं है। कान के केवल ऊपरी हिस्से में ही उपास्थि पाया जाता है। यहाँ पर लिख दिए हैं नोट में कि कान के कर्णपाली में उपास्थि नहीं पाया जाता है, उसमें चमड़ी और मांस होता है। पेशी, मसल। तो पेशी के बारे में हम पहले से ही परिचित हैं। शरीर में जो हमारा मांस होता है तो वही पेशी कहलाता है। पेशी शरीर के अंग को गति प्रदान करता है। जो मांस हमारे शरीर में होता है इसका मुख्य काम है हड्डियों को ये गति प्रदान करता है। जो हम हाथ पैर हिलाते हैं तो इसका जो मुख्य जिम्मेदार है वो है मांस। अगर मांस नहीं होता तो हमारा हाथ पैर नहीं हिल पाता। तो यह जो देख रहे हैं ये हमारा अस्थि हो गया, हड्डी, और इसके ऊपर में और नीचे में यहाँ मांस है। इसमें भी दोनों तरफ मांस लगा हुआ होता है हड्डियों के ऊपर। अब देखेंगे कि पेशी, तो ये तो हम जान गए कि पेशी के कारण ही, यानी मांसपेशियाँ के कारण ही हमारा शरीर में हाथ पैर सब चल पाते हैं। तो आखिर कैसे इसको जानते हैं? पेशी के संकुचन का मतलब सिकुड़ना। तो संकुचन के कारण ही हम अपने अंगों को मोड़ पाते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे हमको हाथ को अगर इस तरीके से मोड़ना होगा तो ऊपर का जो मांस है, पेशी जो है, यह सिकुड़ता है तो ये अपने आप खिंचाता हुआ चला आता है। यानी कि सिकुड़ता है तो यह क्या करता है, खींचता है हाथ को। और किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जैसे हमारे ये हाथ जो है मुड़ते हैं तो इसमें दो पेशियाँ काम करता है, एक इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला। एक जब सिकुड़ता है तो नीचे वाला शिथिल होता है, फैलता है, तब जाकर ही हमारा ये शरीर में गति हो पाएगा। दो पेशी का कार्य करना बहुत ही जरूरी है। दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उसी दिशा में खींचा जाता है और दूसरी पेशी जो होती है शिथिल अवस्था में आ जाती है। शिथिल मतलब फैल जाती है। तो पेशी का काम केवल खींचना है, न कि यह ढकेलता है। अगर हमको ऐसे मोड़े हुए हैं और पुनः अगर खोलना होगा तो ये नीचे वाला जो है मांस अब सिकुड़ेगा तो इसको खींचता है। कभी कभी हम देखे होंगे कि जब मुर्दा जलता है तो उसके पैर जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब मांस जब जलता है तो सिकुड़ने लगता है, तो उसके पैर हाथ को खींचने लगता है। तो यहाँ पर पेशी का यानी मांस का केवल काम है इसको खींच कर मोड़ना, न कि इसको खोलना। अगर इसको खोलना होगा तो ये वाला पुनः सिकुड़ेगा और ये वाला फैलेगा। इस पॉइंट में लिख दिया है कि पेशी केवल खींच सकता है, वह धक्का नहीं दे सकती। अब जानना है कंडरा, टेंडन के बारे में। कंडरा क्या होता है? तो ये तो हम जान गए कि हमारे शरीर में हड्डी होता है और हड्डियों को गति प्रदान करता है पेशी। लेकिन ये हड्डियों पर पेशी जो होते हैं ऐसे ही सजाया नहीं जाता है, बल्कि इनको जोड़ने वाला कुछ एक उसमें अंग होता है। तो यह है कंडरा, है टेंडन कहा जाता है। अस्थि और पेशी यानी हड्डी और मांस को जोड़ने वाले रेशा होता है। रेशा तो जानते हैं धागे जैसा, ये धागे जैसा रेशा होता है। जैसे ये मांस हो गया ऊपर से और हड्डियों पर यहाँ
पतला पतला जो रेशा होता है ये हड्डियों में जुड़ जाता है, इस मांस को जोड़ देता है, तो इसे कंडरा कहा जाता है। अर्थात मांस और हड्डी को जोड़ने वाले रेशा है ये रेशा तो आप पढ़े होंगे, पतला पतला महीन होता है धागे जैसा, उसे रेशा कहा जाता है। नारियल के छिलके में भी पतला पतला होता है रेशा, तो इसी तरीके के रेशा बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो यहाँ भी एक प्रकार का ये रेशा होता है कंडरा, जो जोड़ता है मांस और हड्डी को। अब जो है स्नायु जो है लिगामेंट। तो हम जानते हैं कि दो हड्डियों के बीच भी संधि होता है, तो आखिर ये संधि होता कैसे, इन्हें जोड़कर रखता कौन है, तो इन्हें जोड़कर ही स्नायु यानी लिगामेंट जोड़कर रखता है। तो दो अस्थियों को जोड़ने वाले रेशे को स्नायु कहा जाता है। जैसे ये दो हड्डियाँ हो गया और ये पतले पतले रेशे जो होते हैं इन्हें जोड़कर रखते हैं, और ये लचीले होते हैं और इनको घूमने में भी मदद करते हैं, कोई परेशानी नहीं करता है। अब कोई चिकन खाता होगा तो उसमें भी पतले पतले ये रेशे मिलते होंगे, उनके अस्थियों में मिलेगा, ये जोड़ कर रखता है लिगामेंट स्नायु। मानव के शरीर में होने वाले गतियों को हम देख लिए। अब जंतुओं में गति यानी मानव के अलावे और भी बहुत सारे जंतु होते हैं, उनमें गति को देखेंगे। तो पहले नंबर पर है केंचुआ। तो केंचुआ कैसे गति करता है, केंचुआ क्या होता है, तो केंचुआ जो ये केंचुआ है, इसको ये गोबर में और मिट्टी में पाया जाता है। इसको बहुत सारे लोग जो होते हैं, मछली मारने वाले जो होते हैं, बंसी उसमें लगाकर और मछली पकड़ने का ये काम आते हैं, और भी बहुत सारे ये प्रयोग में आते हैं केंचुआ। तो ये कैसे गति करते हैं इसको देखते हैं। केंचुए के शरीर में अस्थि नहीं होता है, इसके शरीर में अस्थि नहीं होता है, लेकिन इसमें पेशियाँ होती है। पेशी मतलब मांस इसमें होता है, जो इसके शरीर में घटने और बढ़ने में मदद करता है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग मतलब पीछे के भाग को क्या करता है, ये मिट्टी से जकड़ लेता है और आगे के भाग को फैलाता है, क्योंकि इसमें केवल मांसपेशी ही होता है। और पुनः आगे के भाग को जब फैलाकर मिट्टी से जकड़ लेता है और फिर पीछे वाले भाग को खींच लेता है आगे, पुनः यही सिलसिला करता रहता है। पीछे वाले भाग को जकड़ेगा मिट्टी से, आगे वाले को फैला देगा, फिर आगे वाले को जकड़ेगा और पीछे वाले को सिकुड़ लेगा। इस तरीके से यह आगे की तरफ गति करता है। केंचुआ जिस भाग से जमीन को पकड़ता है, यह छोटे छोटे बाल जैसी आकृति होती है, जिसे सूक कहा जाता है। इसके नीचे जो होता है, चलने के लिए जिस भाग से मिट्टी को पकड़ता है, इसे सूक कहा जाता है। घोंघा। तो घोंघा जो होता है, ये बारिश के मौसम में, बरसात में खेतों में मिलते हैं। ये हमारे बिहार में इसे दोहना कहा जाता है, और इसे बहुत सारे लोग जो होते हैं पकड़कर टीबी के रोगी मरीज जो होते हैं इसको बनाकर इसको खाते हैं। घोंघा के पीठ पर गोल संरचना होती है। ये गोल संरचना जो होता है, यह कवच कहलाता है। यह कवच है। कवच घोंघे का बाह्य कंकाल होता है। यह कंकाल होता है बाहर, इसका मतलब कि अंदर में इसका कंकाल नहीं होता है, परंतु यह अस्थि का बना नहीं होता है। यह अस्थि नहीं होता है, हड्डी नहीं होता है, इसमें कोई संधि नहीं होती, इसमें संधि भी नहीं होता है, संपूर्ण एक ही आकार होता है इसका। तथा यह चलने में मदद नहीं करता है, यह चलने के लिए नहीं, यानी यह इसका सुरक्षा कवच है। तो चलता कैसे है, तो जब घोंघा चलता है तो कवच के नीचे ज़मीन पर फैली हुई मांसल संरचना दिखाई देती है। नीचे जो है मांसल संरचना इसका दिखाई देती है, और यह भी इसी प्रकार से चलता है। इसे पाद कहा जाता है। यहीं इसका पैर है, नीचे इसमें से निकाल कर, और ये मांस के द्वारा ही चलता है आगे की तरफ। और जो इससे चल रहा है, इसी भाग को खाया जाता है, इसके कवच को नहीं खाया जाता है, इसको फेंक दिया जाता है। बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं खाते हैं। अगर इसके चलने की गति को देखना है तो इसको शीशे पर रख कर और देखा जा सकता है नीचे से। शीशा पर इस तरीके से रखने, नीचे से इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये चल रहा है। अब तिलचट्टा के बारे में जानना है, कॉकरोच। तो तिलचट्टा जो होता है ज़मीन पर चलता है, दीवार पर भी चढ़ता है और वायु में भी उड़ जाता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी का मतलब 6, जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा घिरा होता है। उसका ये कठोर बाह्य कंकाल ऊपर से घिरा होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है। तो हम देख लिए हैं कि घोंघा में एक संपूर्ण कंकाल होता है, ज्वाइंट नहीं होता है, लेकिन इस तिलचट्टे में जो कंकाल होता है, यह छोटे छोटे एक
कंकालों से मिलकर बना होता है। अब जानेंगे पक्षी के बारे में। तो पक्षी जो होते हैं हवा में उड़ते हैं, ये सबको पता है, तथा भूमि पर चलते भी हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जो होते हैं वह जल में भी तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। यह अनुकूलित जो शब्द है, अनुकूलन, ये अगले चैप्टर में इसको जानना है, सजीवों के आवास स्थान एवं उसके अनुकूलन के बारे में। तो इसको समझ लेते हैं कि अनुकूलन क्या है। तो कोई भी जीव जिस परिवेश में रहता है, जैसे मछली जो है पानी में रहती है, तो पानी उसका परिवेश हुआ, तो पानी में रहने के लिए अनुकूलित है, यानी उसका एक नेचुरल प्राकृतिक गुण ही है कि वह पानी में ही रहेगी, और उसको रेगिस्तान में यदि ले जाया जाएगा तो वह मर जाएगी। तो इसी प्रकार से पक्षी जो होते हैं वह उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। बाकी जैसे आदमी को और जानवर को उड़ाया जाएगा तो वह नहीं उड़ पाएगा, वह अनुकूलित नहीं है। अब ये अनुकूलित होते हैं तो उनकी अस्थियों में वायु भरे होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियाँ हल्की होती है। तो जो चीज़ हल्का रहेगा वह उड़ पाएगा, लेकिन हल्की होता है परंतु मजबूत भी होता है। पश्चपाद अर्थात पीछे का जो पैर होता है, पश्चपाद की अस्थियाँ चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। जो पक्षी का पीछे वाला पैर होता है यह चलने के लिए। अग्रपाद की अस्थियाँ रूपांतरित होकर, मतलब मुड़कर, आगे का जो पैर होता है वह मुड़कर पंख का निर्माण कर देता है, दोनों तरफ पंख बनाती है। कंधे की अस्थियाँ मजबूत होती है, ये जो कंधे की अस्थियाँ होती है पक्षियों का वह मजबूत होता है। और वक्ष की अस्थियाँ, वक्ष मतलब छाती की अस्थियाँ उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है। इसकी छाती की जो अस्थि होती है वह विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है, उसके जो पंख होते हैं उसके मांस को, पेशियों को, यानी मांसपेशियों को जकड़े रखती है, तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती है। अगर हमको भी यदि कुछ सामान उठाना पड़ता है तो छाती से बल लगाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से ये पक्षी भी अपना उड़ने के लिए छाती से ही बल लगाती है, वक्ष से। वक्ष की जो अस्थियाँ होती है पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। अब मछली के बारे में जानेंगे। तो मछली का एक सिर एवं एक पूँछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। तो हम जानते हैं कि मछली जो होता है इस आकार के होता है, इसका आगे का मुंह जो होता है वह पतला होता है और पीछे पूँछ भी पतला होता है, बीच वाला जो भाग होता है वह मोटा होता है। आगे मछली का चित्र को हम देखेंगे तो मछली का सिर एवं पूँछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय आकृति कहलाती है। इस प्रकार की आकृति धारा रेखीय आकृति कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है। इसका जो विशेष आकृति इसीलिए बनाया गया है कि वो मछली जल को इधर उधर कर सके और आगे बढ़ सके, और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता है, अर्थात मछली का जो हड्डी होता है नीचे का कांटा है उसका कंकाल होता है, और वो मांस से ऊपर से ढका होता है, और उसी मांस को हम खाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है। जब मछलियाँ तैरती है तो उसका एक भाग जो होता है आगे का एक तरफ मुड़ता है, और जब आगे वाला भाग उधर जाएगा तो पीछे वाला इधर आता है। शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूँछ विपरीत दिशा में जाती है। अगर आगे वाला भाग उधर जाएगा तो पूँछ इधर जाएगा। मछली चित्र के अनुसार शरीर को मोड़ती है। मछली जो दिखाया है चित्र के अनुसार ऐसे मोड़ती है, तो तीव्रता से उसकी पूँछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। पूँछ दूसरी दिशा में जाता है, इससे झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चल जाती है। इस तरह से ऐसे ऐसे मछली आगे की तरफ झटका देते हुए निकल जाती है। कभी कभी हमें कुछ अगर ज़मीन में गाड़ना होता है तो ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार मछलियाँ भी ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती है। पूँछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। जो पूँछ के पंख होते हैं तैरने में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। तो इसके शरीर पर और भी ऊपर और नीचे ये पंख होते हैं
जो चलने में और दिशा किस तरफ जाना है उसको मदद करते हैं। अब जानेंगे सर्प के बारे में। तो सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, जैसे ये सर्प हो गया, और इसका जो मेरुदंड होता है, जैसे हमारे शरीर में पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है वो लंबा होती है, यह भी सांप का भी ये लंबा होता है। शरीर की पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य होती है, इसमें छोटे छोटे पेशियाँ होता है, मांसपेशियाँ, बड़ा नहीं होता है, और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बहुत ही संख्या में होती है, भले ही चाहे वे दूर ही क्यों ना हो, वो कितना भी लंबा हो जाए, सब छोटा छोटा होता है। पेशियाँ मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। तो इसका जो पेशी होता है अंदर के, इसका रीढ़, और उसके बाद होता है पेशी, और उसके ऊपर होता है त्वचा, सबको पेशिया जो होता है वो जोड़ता है सांप को। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है, इसका जो शरीर होता है ये वलय के आकार के इस प्रकार से जुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर ढकेलता है। ये जितना भी वलय होता है ये सब उसको रेंगने में, सरकने में मदद करते हैं। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है, इसका शरीर जो होता है अनेक वलयों से बनता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। सांप सरल रेखा में सीधा नहीं चलेगा, ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो किताब में दिया हुआ है। इतना जान लिए तो सारे प्रश्नों को आप अपने से उत्तर दे पाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हल उत्तर उसमें दे पाएंगे इसको पढ़ने के बाद।